Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Mehrooz Qureshi and today I am going to deal with the Plato's Republic. In today's lecture, we are going to see briefly what Plato has discussed in his famous work The Republic and his famous theory of mimesis. Then we will go further and discuss his four major attacks on poetry which were on the grounds of moral, intellectual, utilitarian and emotional. But before we dive deep into this lecture, I would like to briefly explain what The Republic was all about. So Plato's Republic was written around 380 BCE. प्लेटो का जो ये रिपब्लिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क बन जाता है प्लेटो का, और ये वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क्स है वेस्टर्न फ़िलॉसफी का। इसको जो उसने 10 बुक्स में डिवाइड किया था। ये उसके मोस्ट मेजर वर्क्स की तरह डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, और डायलॉग जो है सोक्रेटिस और बाकी लोगों के बीच में है, जिसमें जो है वो अपने आइडिया ऑफ जस्टिस, नेचर ऑफ सोल और आइडियल स्टेट को जो है एक्सप्लोर करता है, और सोक्रेटिस को या बाकियों को अपना माउथ पीस बना के जो है वो इसको जो है एक्सप्लेन करता है क्या उसके आइडियाज़ हैं इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर। और रिपब्लिक जो है मेजरली क्या करता है, जो भी सोशो पॉलिटिकल उस टाइम पे कंडीशंस थी, जो भी इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल कंडीशंस में एथेंस में, उसको जो है एड्रेस करते हुए अपना जो है आइडिया अबाउट गवर्नेंस, जस्टिस और इंडिविजुअल्स का रोल क्या है विद इन स्टेट, उसको जो है वो एड्रेस करता है। और प्लेटो ने अपनी इस फेमस वर्क रिपब्लिक में अपनी आइडियल स्टेट को जो है 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में जो था डिवाइड किया था। सबसे उसने पहले कहा था कि हमारे पास जो एक गार्डियन क्लास है, जो कि फ़िलोसोफर्स हैं, जो गवर्न करेंगे, जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास विजडम होगा। उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरीज आ जाएंगे, जो कि सोल्जर्स हैं, जो प्रोटेक्ट करेंगे सिटी को। फिर हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, जो कि वर्कर क्लास है, जो कि फार्मर्स हैं, जो प्रोवाइड करेंगे हमें गुड्स और सर्विसेज से। और ये डिवीजन उसने जो है किसके बेसिस पे की थी, टैलेंट्स और एबिलिटीज़ के बेस पे की थी, ताकि हर कोई इंडिविजुअल अपना पर्टिकुलर रोल जो है वो प्ले करे। और इससे क्या होगा, ओवरऑल जो हार्मनी और जस्टिस जो है वो एक नेशन में या स्टेट में जो है अचीव होगा। तो मेजरली उसने इन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया है। सबसे पहले उसने अपना क्वेश्चन ऑफ जस्टिस जो है इसको एक्सप्लेन किया है अपने वर्क में, क्या होता है जस्टिस, क्या होता है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं डिफरेंट आंसर्स देते हैं उसको इस बारे में। उसके बाद उसने आइडियल स्टेट के बारे में कहा है, उसको वही 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। उसके बाद उसने एक और कंसेप्ट दिया है ट्राईपार्टाइट सोल के बारे में, मतलब कि हमारी सोल जो है वो 3 पार्ट से बनी हुई है, रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट। वो कहता है कि जस्टिस जो सोल में होता है वो रीज़न उसको रूल करता है, स्पिरिट उसको सपोर्ट करता है और एपेटाइट इज़ कंट्रोल्ड। उसके अलावा उसने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी दी है, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती है इन रिस्पेक्ट विद आर्ट एंड लिटरेचर। तो उसने कहा कि विजिबल वर्ल्ड जो है वो बस शैडोज़ हैं, अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो फॉर्म्स में लाई करता है। वो फॉर्म्स जो अनचेंजिंग है, जो परफेक्ट रियलिटीज़ हैं, जैसे जस्टिस, ब्यूटी और गुडनेस। उसके अलावा जो है उसने फेमस एलेगरी ऑफ केव भी जो है इसी में डिस्कस की हुई है, इसी बुक में, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, तो हम इसको अभी यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करेंगे। तो एजुकेशन और फिलॉसफी के बारे में भी वो कहता है कि फ़िलासफ़र्स को जो है एक रिग्रेस एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए मैथ्स के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, ताकि वो जो है क्या कर सकें, अच्छे से रूल कर सकें। इसके अलावा उसने कहा है कि वही लोग जो नॉलेज को ग्रास्प कर सकते हैं, जो विजडम को ग्रास्प कर सकते हैं, वही एक स्टेट को जो है ईजिली गवर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उसने जो है बाकी गवर्नमेंट्स को भी जो है क्रिटिसाइज़ किया है, उन पे क्रिटिक दी है, जैसे कि उसने डेमोक्रेसी के बारे में कहा है, रूल ऑफ ऑनर, ओलिगार्की के बारे में कहा है, रूल ऑफ वेल्थ, डेमोक्रेसी के बारे में कहा है जहाँ पे रूल बाय मासेस होता है, और टायरनी के बारे में कहा जहाँ पे रूल बाय वन सेल्फिश मैन होता है। और इन सब में उसने कहा है सबसे वर्स्ट जो होती है वो टायरनी होती है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरऑल ओवरव्यू था कि उसने रिपब्लिक में किन किन चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस किया है। जो हमारा मेजर कंसर्न बन जाता है वो हमारी थियोरी ऑफ माइमेसिस है, जो उसने बुक 10 में जो है डिस्कस की है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे उसने क्या बोलना चाहा है। Now we are going to discuss the theory of mimesis. तो before we discuss ये theory क्या है, इस theory में उसने क्या कहा है, हमें पता होना चाहिए ये mimesis क्या है. So this word mimesis means imitation, and according to Plato, art जो है वो imitate करता है रियलिटी को, आर्ट जो है कॉपी करता है रियलिटी को। आर्ट जो है इटसेल्फ रियल नहीं होता, वो बस इल्यूजन होता है, वो रियलिटी को कॉपी करता है। जो भी हमारे पास राइटर्स हैं, जो भी पोएट्स हैं, वो हमारे को जो है एक रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं नेचर की, वो बस कॉपी करते हैं जो भी हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होता है। और प्लेटो का क्या व्यू था इस चीज़ को लेके, उसकी थियोरी ऑफ माइमेसिस में, उसकी थियोरी ऑफ इमिटेशन में प्लेटो ने क्या कहा है, आर्ट जो है वो माइमेटिक है बाय नेचर, मतलब वो कॉपी करता है नेचर को, और आर्ट जो है कॉपी करता है लाइफ को। आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ।
वो बिलीव करता था कि आइडिया, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया आता है, वो जो है वो अल्टीमेट रियलिटी होती है, और आर्ट जो है सिर्फ उस आइडिया को इमिटेट करता है। तो इसलिए आर्ट क्या है, इमिटेशन है उस रियलिटी की। और इसको समझने के लिए उसने जो है हमें क्या दी थी, एग्जाम्पल दी थी। किसकी एग्जाम्पल दी थी? चेयर की और कारपेंटर की। वो कहता है कि पहले जो है कारपेंटर के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि मुझे चेयर बनानी चाहिए, तो वो आइडिया जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो आइडियल कंसेप्ट है, वो आइडिया जो कारपेंटर के दिमाग में है कि मुझे चेयर बनानी चाहिए। फिर उस कारपेंटर ने क्या किया, उस चेयर को जो है फिजिकल फॉर्म दी, अपने उस आइडिया को एक फिजिकल शेप दी, वुड से उसने वो चेयर क्रिएट की, वो उसकी रियलिटी बन गई, वो नेचर बन गई। उसके बाद क्या होता है, थर्ड हमारे पास आ जाते हैं आर्टिस्ट, जैसे कि पेंटर। वो पेंटर क्या करता है, उस चेयर की ड्राइंग बनाता है कहीं पे, और वो क्या करता है, उसको इमिटेट करता है, पूरा उस चेयर की इमिटेशन करके वो कॉपी बनाता है। पर उस पेंटर के पास वो नॉलेज नहीं है जो कारपेंटर के पास नॉलेज है, क्योंकि आइडिया तो कारपेंटर के दिमाग में आया था। कारपेंटर को पता है उसने किस प्रिसीजन के साथ, किस एफर्ट्स के साथ, कितना मटेरियल यूज़ किया है, उससे वो चेयर बनाई है और क्या उसके यूजेस हैं। पेंटर ने बस कॉपी करके जो है उसकी पेंटिंग बना ली है। तो पेंटर की जो चेयर है वो बस रिप्रेजेंटेशन है उस चेयर की, जो कि बिल्कुल क्या है, रियलिटी नहीं है। उसको ना हम यूज़ कर सकते हैं, ना उसका कोई फ़ायदा है, ना कुछ है। और इस कंसेप्ट से उसने कहा, क्या कहा, कि ये जो है आर्ट जो है वो क्या है, ट्वाइस बट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, नॉट वंस और ट्वाइस बट थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। आर्ट जो होता है किसी भी आर्टिस्ट का, वो ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होता है। अब कैसे? पहला हमारे पास आइडिया आ गया, ये फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा उसके पास जब उसने फिजिकल उसको अपीयरेंस दे दी, सेकंड कंसेप्ट। थर्ड जो ड्राइंग की आर्टिस्ट ने वो आ गया थर्ड कंसेप्ट। तो हम कह सकते हैं आर्ट जो है थ्राइस रिमूव्ड है, किससे? फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो जो था वो आइडियलिस्ट था, वो बिलीव करता था सिर्फ आइडियाज़ ही जो है वो क्या है, ट्रू फॉर्म्स हैं किसी भी चीज़ की। और जो जो भी नेचर में जो भी आर्टिस्ट वगैरह कॉपी करते हैं ब्यूटी को, गुडनेस को या जस्टिस को, वो बस इमिटेशन है उन आइडियल ब्यूटी की, उस आइडियल गुडनेस की या उस आइडियल जस्टिस की जो हेवन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गॉड ने अर्थ बनाई, गॉड के दिमाग में कुछ तो आइडिया था कि मुझे अर्थ बनानी चाहिए, अपने आप से तो उन्होंने अर्थ नहीं बनाई होगी। तो वो आइडिया क्या था, वो हेवन का आइडिया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाता है, आइडियल फॉर्म हेवन थी, तो उसकी कॉपी करके गॉड ने अर्थ बनाई। उसके बाद आर्टिस्ट ने क्या किया, उस अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में, अपनी पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में जो है रिप्रेजेंट किया अपने तरीके से। तो प्लेटो का यही कहना है कि जो आर्टिस्ट का जो उनके पास जो नॉलेज है वो थर्ड नॉलेज है, मतलब उनके पास जो नॉलेज है वो उनका अपना नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो इमिटेट कर रहे हैं गॉड के आइडियल नॉलेज को, जो रियलिटी है बस उसको इमिटेट कर रहे हैं। उनके पास अपना जो है कुछ भी नॉलेज नहीं है। That's why Plato said the poet imitates reality without necessarily understanding it. Therefore, arts are the arts' imitation of imitations and are thus not once or twice but thrice removed from the reality. इसलिए उसने जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यूज़ किया कि आर्ट सिर्फ ट्वाइस नहीं बल्कि थ्राइस रिमूव होता है फ्रॉम रियलिटी। इसके अलावा जो है प्लेटो ने क्या कहा कि फ़िलॉसफी इज़ सुपीरियर टू पोइट्री। उसने कहा कि फ़िलॉसफी जो है सुपीरियर है टू पोइट्री, क्योंकि फ़िलॉसफी जो है वो डील करती है आइडियाज़ से, एंड फॉर हिम आइडियाज़ अलोन आर ट्रू एंड रियल। उसके लिए आइडियाज़ जो हैं वही ट्रू हैं और वही रियल है, क्योंकि वो आइडियल फॉर्म होती है। और पोइट्री जो है माइमेटिक है नेचर में, वो मेयर कॉपीइंग करती है और वो सिर्फ इमिटेट करती है, वो रियलिटी नहीं बताती बल्कि बस एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन देती है उस रियलिटी की। तो इसलिए उसने जो है क्या कहा, उसने पोइट्री को रिजेक्ट किया और फिलॉसफी को जो है सुपीरियर पोजीशन दी इन कंपैरिजन विद पोइट्री, और कहा कि पोइट्री जो है माइमेटिक है नेचर में, और पोइट्री से जो हमें कोई भी मॉरल या फिलोसफिकल गेन नहीं हो सकता, ना ही ये क्रिएटिव है, ना ही हमें मोरालिटी सिखाती है, ना ही इससे हमें कोई नॉलेज, ना ही कोई विजडम प्रोवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसलिए जो है प्लेटो ने ऑन फिलोसफिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है हमें कुछ भी नहीं सिखाती है, बल्कि ये जो हमें इमोशनल बनाती है, वीक बनाती है एज़ कम्पेयर टू फिलोसफी। फिलोसफी जो हमें विजडम प्रोवाइड करती है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, और यही फिलोसफी जो है हमें क्या करेगी, एक आइडियल सिटीज़न बनाएगी, एक आइडियल स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो इस कंसेप्ट से जो है उसने क्या कहा कि फ़िलोसफी को उसने एक सुपीरियर पोजीशन दी और पोइट्री को जो है रिजेक्ट कर दिया।
ये जो थे उसके सेंट्रल आइडियाज़ थे कुछ इन थियोरी ऑफ इमिटेशन में। एंड वी विल फर्दर डिस्कस उसने किन ग्राउंड्स पे पोइट्री को जो है अटैक किया, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट बन जाता है हमारे लिए, जिसको अब आगे चल के एरिस्टोटल जो है डिफेंड करेगा कि पोइट्री जो है क्रिएटिव है और पोइट जो है कुछ नया बनाता है, वो रियलिटी को कॉपी नहीं करता है बल्कि रियलिटी से कुछ एक नया बनाता है, और वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस रियलिटी की, वो पोइटिक ट्रुथ होता है। और ट्रुथ ऑफ आइडिया जो है वो बहुत डिफरेंट होता है पोइटिक ट्रुथ से, और पोइट जो है अपना ट्रुथ जो है थ्रू अपनी पोइट्री जो बताता है, और वो बहुत क्रिएटिव होता है। और मतलब पोइट्री जो है सर्वाइल कॉपिंग या इमिटेशन नहीं होती है, इट इज़ क्रिएटिव। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ऑन हिज अटैक्स ऑन पोइट्री एंड इट्स ग्राउंड। तो हमें इसको समझने के लिए कि प्लेटो ने क्यों अटैक किया पोइट्री पे, हमें इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि उसका एम क्या था ये करने का, कि वो जो चाहता था कि वो एजुकेट कर सके यूथ्स को, ताकि वो जो है एक अच्छे सिटीजन्स बने और उनकी वजह से जो है एक आइडियल स्टेट जो है फॉर्म हो। क्योंकि उसकी एज में पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, एजुकेशन बहुत ही पुअर स्टेट में थी, और उस टाइम पे पोइट्स को जो है ज़्यादा सुपीरियॉरिटी मिल रही थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो है, और पोइट्री बहुत ही डेकेडेंट स्टेट में थी, तो उसकी वजह से बहुत ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ रहा था सोसाइटी पे। पोइट प्लेटो चाहता था कि फिलोसोफर्स जो है वो रूल करें, क्योंकि उनके पास विजडम है, नॉलेज है, इसलिए उसने जो है पोइट्री को अटैक किया ताकि वो अपनी फ़िलॉसफी की सुपीरियॉरिटी जो है ओवर पोइट्स जो है दिखा सके। और उसने जो है पोइट्री को अटैक किया ऑन 4 ग्राउंड्स: मॉरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड यूटिलिटेरियन। सबसे पहले हम देखेंगे पोइट्री को उसने ऑन मॉरल ग्राउंड्स क्या क्या उस पर अटैक किए, क्या क्या कहा उसने, और मॉरल ग्राउंड्स पोइट्री के बारे में। ठीक है, फर्स्टली उसने क्या कहा, पोइट्री जो है वो क्या है, वो कॉन्ड्यूसिव है टू सोशल मोरालिटी। जिसका मतलब ये है कि प्लेटो कहना चाह रहा है कि पोइट्री जो है बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, पोइट्री जो है बिल्कुल भी हमें मोरालिटी नहीं सिखा सकती है। और पोइट्स क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो लोगों के प्लेजर्स को, लोगों की डिज़ायर्स को प्लीज़ करती है, ना कि कोई वर्च्यू सिखाती हैं। वो पॉपुलर टेस्ट के बारे में लिखते हैं और मैन की प्लेजेंट वाइसेस के बारे में लिखते हैं। इससे क्या होता है, एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद जो है उसने क्या कहा, पोइट जो है टेल लाइज अबाउट गॉड्स। वो जो है गॉड्स और हीरोज़ को ऐसी फॉर्म में दिखाते हैं, करप्ट, इमोरल और वीक, ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पोइट्री में, उनके वाइसेस दिखाते हैं, उनके फॉल्ट्स दिखाते हैं, जो कि कॉमन लोगों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो और वही जो है वो फॉल्ट्स या जो भी वो उनके वाइसेस जो हैं, वही जो मदर्स हैं अपने चिल्ड्रंस को वो स्टोरीज नरेट करती हैं। और होमर ने भी यही चीज़ें अपनी पोइट्री में लिखी है। इससे क्या होता है, वो बच्चे जो हैं वही चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर उसने कहा कि होमर की पोइट्री को स्कूल के करिकुलम से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है क्या कर रही है, चिल्ड्रंस के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन रही है, चिल्ड्रन वही कॉपी कर रहे हैं और इससे हमारे को कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए उसने कहा कि फ़िलॉसफी जो है सिर्फ एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए स्टडी का, और होमर जो है एक अच्छा मीडियम नहीं है, सोर्स एजुकेशन के लिए नहीं है, इसलिए उसको हमें जो है क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए स्कूल के करिकुलम से। इसके बाद जो है उसने क्या कहा, उसने कहा कि ड्रामा जो है इससे भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ड्रामा क्या कर रहा है, ऐसे इमोशंस एक्साइट कर रहा है, ऐसा वल्गरनेस जो है ग्लोरीफाई कर रहा है, ऐसी मॉर्बिड, ऐसी वल्गर थीम्स पे लिख रहा है, जो कि इंसान के अंदर जो उसके बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं उनको जो है वो क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, उनको जो मेलोड्रामेटिक बना रहा है, उनको सेंसेशनल बना रहा है, उनको जो है करप्ट कर रहा है उनकी वेलबींग को। तो इसको भी जो है क्या करना चाहिए, इस बेस पे भी जो है उसने पोइट्री को रिजेक्ट किया कि ड्रामा जो है उनके अंदर जो है इमोशंस एक्साइट कर रहा है, लॉलेसनेस ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो है इमोशनल ग्राउंड्स पे जो है पोइट्री को क्या किया, अटैक किया। उसने कहा पोइट्स जो है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी वो कुछ लिख रहे होते हैं वो थ्रू म्यूजिक जो है वो अनकॉन्शियसली वो अटर कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। तो उनके वर्ड्स जो होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं, उनके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो जो इंस्पिरेशन है वो किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे सीज हो सकती है, और जो पूरा मीनिंग है वो अनरिलायबल और अनसर्टन रह जाता है। उनको हम जो एग्जामिन नहीं कर सकते उस मीनिंग को क्या कहना चाह रहे हैं, वो इम्परफेक्ट ट्रूथ होता है, क्योंकि वो सारा उन्होंने जो है फ्रेंजी में कहा होता है, कोई भी मीनिंग जो क्लियर नहीं होता है, और वो फुल ऑफ ऑब्सक्योरिटीज़ और कंट्राडिक्शन से भरा हुआ होता है। तो जो भी पोइट कहते हैं वो अपनी इमोशनल फ्रेंजी में कहते हैं, और उसमें मॉरल रिस्ट्रेंट भी नहीं होता है, और उससे कोई गाइडेंस, कोई मॉरल और इंटेलेक्चुअल चीज़ हमें जो है सीखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा वो कहता है कि पोइट्स खुद भी जो है वो अपने वर्क्स जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस फ्रेंजी में, क्योंकि वो इरेशनल होते
रीज़न के बिना होते हैं और वो बिल्कुल उसमें कोई भी सोर्स ऑफ ट्रुथ होता ही नहीं है। और अगर हम उनकी एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशंस करें भी फिर भी जो है वो यूज़लेस होगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या जो भी यंग लोग हैं उनके बियॉन्ड द रीच है वो नॉलेज, वो इंटरप्रेट करना उनके बियॉन्ड द नॉलेज है। तो इसलिए वो जो अपनी स्टोरीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन से, और वो जो भी कहते हैं वो इरेशनल होता है। इसके अलावा उसने कहा कि जो भी इमिटेटिव पोइट्री है, जैसे ट्रेजेडीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो एक ऐसे कैरेक्टर्स हमारे को दिखाती हैं जिससे क्या हो जाता है, जिनकी वजह से जो एक बैड इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है, उनका बिहेवियर जो है बैड हो जाता है, क्योंकि वो जो है वीकन कर देती है हमारे रीज़न को, और लोग जो उन्हीं को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैन एक्ट कर रहा है स्टेज पे, कॉवर्ड बन रहा है, औरत जैसा बन रहा है, वुमन जैसा बन रहा है, तो जो उनको देख रहे हैं वो भी जो है उन्हीं की तरह जो एक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं फिक्टिशियस कैरेक्टर्स की तरह बनने की कोशिश करेंगे, वो उनकी पर्सनालिटीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका कैरेक्टर खुद वीक हो जाएगा और वो खुद जो है वो अनहेल्दी हो जाएंगे। पोइट्री जो है एक्साइट करती है ऐसे इमोशंस हमारे अंदर, पिटी के, ग्रीफ के, फियर के, इसकी वजह से जो हमें इमोशनल बना देती है और हमारा रीज़न जो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, और वो इमोशंस हमारा बैलेंस जो है सोल का वो डिस्टर्ब कर देते हैं। पोइट्री हमारे पैशंस पे फीड करती है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि पोइट्री हमें वीक बना देती है, हमें पोइट्री को बैनिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोल के अंदर जो ऐसे इमोशंस क्रिएट करती है जो कि हमें बिल्कुल वीक बना देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे स्पार्टन्स और एथेंस के बीच में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से उसने कहा था कि ये पोइट्री हमें इफेमिनेट कर रही है, क्योंकि वो वॉरियर लाइक थे और ये बहुत ही इमोशनल थे। तो वो चाह रहा था कि हम फिलॉसफी पे ज़्यादा ध्यान दें, जो हमें विजडम सिखाए, नॉलेज सिखाए, ना कि पोइट्री पे जो कि हमारे पैशंस पे फीड कर रही है और हमें बहुत ही इमोशनली जो है वीक बना रही है। नेक्स्ट जो है, प्लेटो जो है अटैक करता है पोइट्स को ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड। वो कहता है पोइट्स के पास जो है कोई भी नॉलेज नहीं होता है ट्रुथ का, वो बस इमिटेट करते हैं अपेयरेंसेस को, और वो बस इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं रियलिटी के। कहता है पोइट्स जैसे कि पेंटर्स, वो इमिटेट करते हैं बस सुपरफिशियल या सरफेस एस्पेक्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ के। वो कहता है बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एक और वर्ल्ड है जो कि आइडियल रियलिटी है, जहाँ पे कंसेप्ट, ट्रूथ, वर्च्यू, ब्यूटी जो है वो आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पोइट जो है क्या करता है, बस एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन दिखाता है उस आइडियल वर्ल्ड की। वो कहता है पोइट्स के पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है रियलिटी का, वो बस इमिटेट करते हैं एक शैडोई इल्यूजनरी वर्ल्ड, और इसलिए पोइट्री जो है वो थ्राइस रिमूव्ड है फ्रॉम रियलिटी, और ये सोर्स नहीं हो सकती है नॉलेज का या ट्रूथ का, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताती है जो कि हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है रियलिटी को लेके। तो पोइट्री क्या करती है, हमें कोई नॉलेज नहीं देती, ये बस इल्यूजन क्रिएट करती है। नेक्स्ट जो है वो क्या करता है, पोइट्री को ऑन यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स जो है वो अटैक करता है। तो सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, ये एक एथिकल थियरी है। इसका मतलब होता है कि एक राइट एक्शन जो क्या प्रोड्यूस करे, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब अच्छा हो सबके साथ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के साथ जो हम अच्छा कर सकते हैं, वो हम यूटिलिटेरियनिज्म में हम उसको ऐड कर सकते हैं। वो कहता है पोइट्री का जो है कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि पोइट जो है वो रियल क्रिएटर नहीं है बल्कि सिर्फ इमिटेटर है। पोइट जो है वो लैक करता है यूजफुल पर्पस, और उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है। और प्लेटो जो था कंटेंट था इस चीज़ से, उसने क्या कहा कि इमिटेटर जो है वो मेकर से भी नीचे आता है, वो उसको रैंक करता है बिलो इट्स मेकर, और मेकर को जो है वो यूज़र से भी नीचे बिलो करता है। वो कहता है देयर आर थ्री आर्ट्स विच आर कंसर्न विद ऑल थिंग्स, वन विच यूजेस, अनदर विच मेक्स, एंड थर्ड विच इमिटेट्स देम। द पोइट स्टैंड्स द लोएस्ट। वो कहता है एक होता है आर्ट जो यूज़ करता है, एक होता है जो मेक करता है, और एक होता है इमिटेट करता है। और पोइट जो है सबसे ज़्यादा लोअर, नीचे सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे जो है स्टैंड करता है, क्योंकि ना ही उसको पता है यूज़ कैसे करना है, ना ही उसको पता है मेक कैसे करना है, वो बस मेयरली इमिटेट कर सकता है। वो कहता है कि पोइट्री कैन सर्व नो यूजफुल प्रैक्टिकल पर्पस, इट मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। वो कहता है कि पोइट्री जो इंप्रूव नहीं कर सकती है सोसाइटी को, ना ही वो कोई यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि पोइट जो है रियल क्रिएटर है ही नहीं, वो इमिटेटर ही है सिर्फ। इसलिए पोइट्री को जो स्कूल करिकुलम से हमें हटा देना चाहिए। आइडियल स्टेट में पोइट्री को बैन कर देना चाहिए, एक्सेप्ट हिम्स टू गॉड एंड प्रेजेस ऑफ गुड मैन। इसके अलावा जो है कोई भी पोइट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोइट्री जो है यूजलेस है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो ये पार्ट नहीं होनी चाहिए सीरियस एजुकेशन की। इन 4 ग्राउंड्स पे जो है पोइट्री को जो है प्लेटो ने अटैक किया था, ऑन मॉरल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड यूटिलिटेरियन ग्राउंड। दैट वाज इट from my side. Thank you so much for your patience and time. I hope to do better in future, and in the upcoming video I'm going to discuss about allegory of cave, which is also very important topic, and we will briefly discuss why Plato is being called a feminist critic. But right now, thank you very much. Do like, share and comment, and subscribe to my channel, and press the bell icon so that you get notifications whenever I'll post videos.